गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हमारी क्लास रहेगी हिस्ट्री में। तो पिछली क्लास में हमने देखा था, पाषाण काल को देखा था और मानव की जो प्रारंभिक विकास की अवस्था थी वो हमने चीज़ें कंप्लीट की थी। किस तरह से मानव उस समय हुआ करता था जब पाषाण काल प्रारंभ हुआ। और पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांट दिया था। एक था निम्न पुरापाषाण काल, एक था मध्य पुरापाषाण काल और एक था आपका उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की जो टोटल अवधि रही है या काल रहा है वो 2 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक रहा है। और उसमें हमने आपको बताया था कि मानव जो था वो शिकारी और आखेटक हुआ करता था, यानी कि खाद्य संग्राहक था और शिकारी था, शिकार करके। और उस समय जो कहें उनके जो औजार या हथियार हुआ करते थे वो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, मोटे मोटे। और धीरे धीरे जाके विकास हुआ है और जो इसका जो ज़्यादा विकास हुआ है वो मध्य पाषाण काल में हुआ है। तो कई पुरातत्वविदों का मानना भी है कि मध्य पाषाण काल जो अवस्था है वो एक संक्रमण अवस्था है पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल की। तो आज हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल जो है वो एक संक्रमण अवस्था है पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच की। तो मध्य पाषाण काल की जो अवधि है वो या 10,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी तक है। ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है कि 10,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी तक के बीच में जो टाइम काल रहा है वो मध्य पाषाण काल रहा है। और मध्य पाषाण काल का जो युग है उसे हीलोसिन युग के नाम से जाना जाता है। और हीलोसिन जो युग है वो प्लोस्टोसिन युग के बाद की अवस्था है। तो जो हमारा पुरापाषाण काल युग, जो पुरापाषाण काल रहा है वो प्लीस्टोसिन युग का काल रहा है। चलिए, तो आज हम हीलोसिन युग में चलते हैं और हीलोसिन युग में हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में लोग किस तरह से रहा करते थे। और इस समय आग की खोज हो चुकी थी, तो सबसे बड़ा जो कारण रहा है उनके विकास का वो आग की खोज है। तो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि जब आग की खोज कर ली तो अब उनके अंदर एक स्थायित्व जीवन जीने की भावना प्रकट हुई। इसके अलावा अब वो जो मांस, पहले वो कच्चा मांस खाया करते थे, अब वो मांस भून के खाने लगे। तब इसके फायदे ये भी हुए कि कच्चा मांस जैसे खाते थे तो उसमें कई प्रकार की बीमारियां भी होती थी और कई प्रकार की बीमारियां होती तो वो बीमारियां लोगों में हो जाती थी उस समय। तो उससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही आग की खोज हुई तो आग की खोज होने के बाद और व्यापक रूप से आग का प्रयोग कर लिया उन्होंने, खाने के तौर पे मांस को पका के खाने लगे, तो उससे बीमारियां कम हुई और उनके जो मृत्यु दर थी वो कम हुई और जनसंख्या में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई। जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो और इसके अलावा एक फैक्टर ये भी रहा है कि जलवायु परिवर्तन भी हुआ, थोड़ा चेंजमेंट हुआ जलवायु। पहले पुरापाषाण काल में हम देखा करते थे कि उस समय की जलवायु थी बहुत ही ठंडी जलवायु हुआ करती थी। अब जलवायु जो हो गई वो शुष्क हो गई। लेकिन अभी भी ये लोग, मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो पूरी अभी बैंड सोसाइटी में ही रहते थे। इसके अलावा जो ये थे वो शिकारी और आखेटक ही थे। अभी ये खाद्य उत्पादक की अवस्था में नहीं आ पाए थे, अभी ये खाद्य संग्राहक के रूप में ही जीवन जिया करते थे। इन्होंने अपने हथियारों में थोड़ा तकनीकी चेंज लाया। हमने पिछली बार बताया था कि पहले हथियार इनके काफ़ी बड़े हुआ करते थे, उतने नुकीले नहीं होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इनके हथियार छोटे होने लगे और काफ़ी छोटे होने लगे और नुकीले भी होने लगे। अब इन छोटे हथियारों को उस समय नाम दिया गया था माइक्रोलिथ। इन छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ बोला जाता था, जो 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक हुआ करते थे। कई स्थानों पे इनके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जो मध्य पाषाण काल युग के जो स्थान हैं जहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो उनमें देखा गया काफ़ी छोटे छोटे हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं। अब इन्होंने जैसे ये छोटे छोटे हथियार या औजार मिले हैं तो इससे ये फायदा हुआ कि ये तीर और कमान का विकास हुआ। तीर और कमान का विकास हुआ। इसके अलावा
इन्होंने बंसी का भी विकास कर लिया, तो जिसके द्वारा ये मछली का भी शिकार करने लगे और इनके खाद्यान्न जीवन में मछली का भी आहार जुड़ गया। वैसे तो ये बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे, लेकिन अब ये जैसे इनके औजारों में तकनीकी चेंजमेंट आया, उसी तरह से इनके शिकार में भी चेंजमेंट आया। अब ये पक्षियों का भी शिकार करने लगे, तीर कमान का विकास हुआ, बंसी का विकास हुआ, तो ये मछली का उत्पादन करने लगे। इनकी सोसाइटी अभी भी जो समाज था वो समता मूलक था, एकता की भावना धीरे धीरे प्रबल हो रही थी। इन लोगों में एक चीज और थी कि व्यक्ति लोग जो थे वो अपना शिकार करने जाते थे, पुरुष लोग जो थे, और जो महिलाएं लोग थी वो खाद्य संग्रह के रूप में जंगलों में जाया करती थी। लेकिन उसी समय जो इनके छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, वो घर पे एक बुजुर्ग को छोड़ दिया जाता था और बुजुर्ग उस बच्चे की देखभाल किया करता था। तो इसको लेकर जब कोई भी इनके यहाँ बुजुर्ग की डेथ होती थी, उसमें ये समाधान की प्रक्रिया यहाँ इनके यहाँ प्रचलन हो गई। पहले पाषाण काल में समाधान की प्रक्रिया का प्रचलन नहीं था। कुछ मध्य पाषाण काल के स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से हम आपको बताते हैं। जैसे कि एक बागौर है, बागौर राजस्थान में है, तो यहाँ पे पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बागौर में। इसके अलावा आदमगढ़ है, ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे चट्टानों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब इनके जीवन काल में चित्रकला का भी प्रचलन हो गया, यानी कि कला संस्कृति का भी धीरे धीरे विकास हो रहा था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जो मध्य पाषाण काल का स्थान है, जिसका नाम है कालपी, और ये कालपी आपका जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यमुना किनारे ये एक नगर है। आगे देख लेते हैं, एक सराय नहर है, जो कि सराय नहर है जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। इसके अलावा इसका एक स्थान है सुहाग घाटी, यहाँ पे गुफा चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सुहाग घाटी बेटा ये इलाहाबाद के पास ही पड़ती थी, और हम आपको और इसमें इतने ही हैं लगभग, और भी हैं एक दो क्षेत्र और भी हैं। एक गुफा कराल है, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है। तो इस तरह से हमारा मध्य पाषाण काल लगभग 5000 BC तक चलता रहा है। अब इसी मध्य पाषाण काल में कुछ जंगली पौधे या अनाज के रूप में उगने लगे थे, जो कि उस समय व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब जैसे जैसे नव पाषाण काल की अवस्था आई, तो धीरे धीरे उसका प्रयोग होने लगा, और पहले ये प्राकृतिक रूप में प्रयोग होता था, फिर ये कृत्रिम रूप में प्रयोग करने लगे, कृषि के रूप में प्रयोग करने लगे। एक चीज और है कि ये मध्य पाषाण काल में इन्होंने सब पशु का पालन भी किया, पशु का मतलब एक प्रकार से जानवरों का पालन किया था। तो उसमें सबसे पहला जो जानवर था तो वो कुत्ता था। मानव के द्वारा पहला जो पालने वाला जानवर था वो कुत्ता था। इस चीज को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना। तो ये अवस्था हमारी मध्य पाषाण कालीन अवस्था हो गई। अब आगे चलते हैं नव पाषाण कालीन अवस्था। सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था यही है। नव पाषाण कालीन अवस्था जो है, इसे हम न्यूलिथिक युग के नाम से जानते हैं। अब नव पाषाण काल की जो अवस्था थी या ये जो युग था, इसमें मानव का जो विकास हुआ वो सबसे तीव्र हुआ है, जो कि लाखों वर्षों में जितना विकास नहीं हुआ वो 3 से 4000 वर्षों के बीच में विकास मानव का देखा गया, उससे ज्यादा विकास देखा गया। अब नव पाषाण काल की जब अवस्था में मानव आया, तो इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे एक बड़ा फैक्टर तो यही था कि आग की खोज हो गई थी। तो दूसरा फैक्टर ये हुआ कि ये लोग कृषि करने लगे धीरे धीरे। हमने बताया कि पहले जंगली पौधे के रूप में उगा करते थे, फिर बाद में धीरे धीरे मानव ने कृत्रिम रूप से कृषि का उत्पादन किया। तो जब कृषि का उत्पादन किया तो ये कृषि उगाने लगे, तो ये अब खाद्य उत्पादक के रूप में जाने लगे। अभी तक जो पिछली 2 अवस्थाएं थी उसमें मानव था शिकारी यानी आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता था। अब मानव क्या था कि खाद्य उत्पादक के रूप अवस्था में आ चुका था, खाद्य उत्पादक के रूप में जाना जाने लगा। शिकारी वो अभी भी है, शिकार किया करता था, लेकिन मुख्य रूप से खाद्य उत्पादक की अवस्था में पहुंच चुका था। तो अब हम यहाँ से देखते, अब इसी में से कुछ जंगली जानवर भी हुआ करते थे। तो जंगली जानवरों का ये लोग शिकार करते थे। इसके अलावा उसी जंगली जानवरों में से कुछ जंगली जानवरों का ये पालन भी करने लगे, और पशुपालन भी स्टार्ट हो गया। पशुपालन जब स्टार्ट हुआ तो इनके
प्रजनन क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया गया। एक इनका जो समाज था वो एक इनके समाज में पूरी तरह से एकता की प्रबल भावना हो गई थी। धीरे धीरे ये एक झोपड़ी बना के झोपड़ी नुमा घर में रहने लगे। तीसरा ये है कि इस युग में पहिए का भी आविष्कार किया गया। नवपाषाण काल युग में पहिए का भी आविष्कार किया, क्योंकि जब खेती प्रारंभ हुई तो एक कृषि अधिशेष आया। कृषि अधिशेष के बाद पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहिए के आविष्कार के बाद माल को घर पे लाया जाने लगा, एक जानवरों के साथ जोड़कर, जो भी ये पशुपालन किया करते थे। इसके अलावा इस नवपाषाण युग में एक चीज और थी कि मृत भांड का निर्माण किया गया। मृत भांड क्या होता था कि जब कोई भी, जैसे कि अगर हमारे यहाँ फसल होती है या फसलों का उत्पादन होता है तो उसको भरने के लिए हमें छोटे छोटे बर्तनों की आवश्यकता होती थी या एक बड़े धान कोठार की आवश्यकता होती थी। तो कई बड़े धान कोठार भी मिले हैं और छोटे छोटे हमें पोटरीज टाइप में मिली हैं, जिनको हम मृत भांड कहते हैं। मृत भांड बेटा क्या होता है कि मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं वो मृत भांड कहलाते हैं। तो कई तरह के यहाँ पे गैरिक मृत भांड मिले हैं और इनके कुछ स्थल भी हैं नवपाषाण काल में के जो स्थल हैं, जैसे कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन के सबसे पहले कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य तथा कपास के भी साक्ष्य मिले। कपास की खेती का भी प्रारंभ हो चुका था नवपाषाण काल में। इसके अलावा दूसरा एक क्षेत्र मिला है आमरी, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही पड़ता है। प्राक हड़प्पा कालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है ये क्षेत्र स्थल। तो यहाँ पे कृषि कार्य, पशुपालन एवं शव के साथ कुत्ते को दफनाना तथा धूसर मृत भांड। धूसर मतलब कि एक जो जैसे मिट्टी का कलर होता है ना, उसी तरह से ये मृत भांड का कलर हुआ करता था। कई प्रकार के मृत भांड थे, गैरिक मृत भांड थे, धूसर मृत भांड थे, लाल मृत भांड हुआ करते थे, काले मृत भांड हुआ। जिस तरह की अगर इन्होंने पेंट चढ़ाई या जिस तरह का इन्होंने उसमें कलर जो रंग का लेपन किया, उस तरह से ये मृत भांड का नाम दिया जाता था। आगे देख लेते हैं एक, हाँ, महादहा है। महादहा जो है बेटा ये भी आपका, ये नहीं है, सॉरी, हाँ, आगे ये देख लेते हैं चिरांद। चिरांद एक स्थल है, ये बिहार में पड़ता है। यहाँ पे वृत्ताकार झोपड़ियाँ तथा शव के साथ कुत्तों को दफनाया जाना एवं मिट्टी के बर्तन ये प्राप्त हुए हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं असम क्षेत्र में एक डयोजल हेडिंग था। यहाँ पे चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया की जो पाई जाने वाली वस्तुएं थी वो प्राप्त हुई है। तो इस तरह से हमारा नवपाषाण काल है और यहाँ पे बहुत से चेंजमेंट आए जो आपने देखे। चेंजमेंट ये हुआ कि कृषि का विकास हुआ, कृषि का उत्पादन हुआ, कृषि अधिशेष आया, लोगों में एक स्थायित्व जीवन, एकता की प्रबल भावना जागृति हुई, झोपड़ी नुमा घर बनाकर रहने लगे, पहिए का आविष्कार किया गया। इसके अलावा मृत भांडों को बनाया गया, मृत भांड बनाए गए, धान कोठार बनाए गए, पशुपालन भी किया गया। और यही आगे अवस्था, इसी में जो थोड़ा चेंजमेंट होगा वो आगे जाएगा ताम्रपाषाण कालीन। खैर, जो हमने आपको काल बताया है नवपाषाण काल जो है, वो नवपाषाण काल जब 5000 BC हमने बताया जो खत्म होता है मध्यपाषाण काल, 5000 के बाद 2500 BC तक नवपाषाण काल कहलाता है। लेकिन इस 2500 BC में, यानी जो 2500 वर्ष है, इसके बीच में दो अवस्थाएं और रही हैं। एक आपकी अवस्था रही है ताम्रपाषाण काल और एक महापाषाण काल। महापाषाण काल को भी एक एरा रहा, एक समय रहा है जो महापाषाण काल के नाम से भी जाना गया और ताम्रपाषाण काल के नाम से। तो उसमें एक एक लाइन है कि ताम्रपाषाण काल एक जो है वो नवपाषाण काल और हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता की एक बीच की अवस्था है। जब तांबे का प्रारंभ हो गया था, प्रचलन आरंभ हो गया था, तो उस अवस्था को हम ताम्रपाषाण कालीन अवस्था कहते हैं। और ताम्रपाषाण कालीन अवस्था के ही बाद हमारा प्रारंभ होता है हड़प्पा कालीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो इस तरह से ये चेंजमेंट हुए, फिर स्टार्ट हो जाएगी हमारी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जैसे ही खत्म होगी, जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का पतन होगा, उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगा वैदिक कल्चर। और वैदिक कल्चर के दो पार्ट हैं, एक ऋग वैदिक, एक उत्तर वैदिक। तो दोनों को हम बारी बारी से देख लेंगे। और ये आपको हम मैप, हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिखे, तो इसकी हम फोटो खींच के आप लोगों को भेज देंगे मैप की। तो इसमें जो स्थल है वो आपको पता चल जाएगा
कि कौन से पुरापाषाणकालीन स्थल, कौन से मध्यपाषाणकालीन स्थल हैं और कौन से नवपाषाणकालीन स्थल हैं। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।